25 साल की कविता हंसते हुए और उंगलियों के जरिए खेलते हुए पूरे परिवार को बता रही है कि किस तरीके से उसने अपने 27 साल के पति का मर्डर करने के बाद उसकी राख को या कहें उसकी अस्थियों को चुपचाप परिवार से छुपाकर हरिद्वार के गंगा में बहा कर आ गई है। उसे शक था, उसे डर था, उसे डर ये इस बात का लग रहा था कि अगर किसी भी तरीके से पुलिस या जांच होगी और बॉडी अगर मिलेगी तो पोस्टमार्टम से उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। बकायदा उसने ऑस्कर लेवल एक्टिंग की, बड़ी बड़ी जो हीरोइन है वो फेल हो जाए इसके हंसते हुए चेहरे के सामने। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि एक औरत जब फैसला करती है और साथ में सीसीटीवी फुटेज में देखिए जहां पर आपको नजर आएगा कि बीवी है और बीवी के साथ 3 और मर्द भी हैं, नीचे बैठा हुआ पति है और किस तरीके से सरेआ और शाम के 5:30 बजे ये अपने पति को मौत के घाट उतारती है। दिखने में आपको लगेगा बिल्कुल आम सा सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन इसके पर्दे की पीछे की रोंगटे खड़े करने वाली वो जो कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस या कहें खाकी वर्दी वालों ने नहीं की है, खुद परिवार के भाई और पिता ने की है। जब परिवार को लगा कि घर की बहू का चाल चलन ठीक नहीं है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तो किस तरीके से एक परिवार अपने बेटे की मौत को इंसाफ दिलवाने के लिए राह राह भटकता है और खुद सबूत जुटाकर पुलिस के सामने पेश करता है। क्या क्या वो सबूत थे, क्या क्या वो गवाही थी जिसके बाद एक बहू को सलाखों के पीछे भेजा गया। बहू कहने को मजबूर हो गई कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे ये लोग मार देंगे। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो जयपुर की इस शर्मनाक बहू के चेहरे से नकाब उतारेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बेशर्म महिला ने अपने पति का कत्ल किया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हर एक चीज सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती गई और उसके बाद बिस्तर पर बैठकर ढोंग कर रही है, पूरे ससुराल वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और तो और ये जो कपटी हंसी है ये भी आप इसके चेहरे पर देख सकते हैं। ये जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जयपुर की तस्वीरें हैं 5 अगस्त। अगर आप समय पर ध्यान देंगे तो बज रहा है शाम के 5:30। इसमें आपको दिखेगा कि एक रोड जा रही है, साइड में एक दुकान बनी हुई है, वहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और साथ ही साथ ट्रक भी इस रोड से गुजर रहे हैं कि तभी एक बाइक जो है वो आकर इस एरिया में रुकती है। उस बाइक पर कौन है? व्हाइट शर्ट में एक शख्स बैठा हुआ है और पीछे उसके एक महिला बैठी हुई है 25 साल की कविता, जिसने चेहरे पर सफेद रंग का जो दुपट्टा है उससे मुंह ढक रखा है, पीठ पे उसने एक बैग टांगा हुआ है और सूट सलवार में वो उस बाइक से उतरती है। इसी के कुछ सेकंड बाद, आप यूँ समझिए 5-6 सेकंड बाद ही अचानक से एक और बाइक आती है। उस बाइक पर कौन कौन है? उस बाइक पर 3 मर्द बैठे हैं, एक आगे एक पीछे, और जो बीच में आदमी बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि कविता का पति महेश मीणा है। और अगर इस फुटेज को आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में महेश मीणा ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद उसे कुछ लोग संभाल कर लेकर आए हैं, यानी कि वो चल फिर नहीं पा रहा। अब जो बाइक पर पीछे बैठा शख्स है वो उतरता है और महेश मीणा को उस बाइक से उतारने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी वो जैसे ही महेश मीणा को छोड़ता है, महेश जो है वो बाइक के सहारे नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि इस बीवी ने उन्हें पहले ही जहर पिला दिया है, पहले ही ऐसी चीज़ें कर दी है जिससे वो जानती कि धीरे 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 करके जो उसका पति है वो मर जाए। अब यहाँ पर सीसीटीवी में जितनी भी चीज़ें दिख रही है यहाँ वो कर रही है बाकायदा एक्टिंग। अब बाइक पर जब आप गौर करेंगे तो महेश मीणा जो है वो नीचे बैठ गए, जैसे मान लीजिए किसी का सर बहुत तेज दर्द कर रहा हो, वॉमिटिंग आने वाली हो, उसे अनकॉन्शियस लगता है, तो इंसान जो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती, वो नीचे बैठता है, चक्कर आता है। तो इस वक्त भी यहाँ पर महेश मीणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जब वो बाइक पर बैठते हैं तो उन्हें वो 2 लोग उठाते हैं जो बाइक पर उन्हें लेकर आए थे, और इसके बाद आप देखिए दुकान के पास, यानी सड़क के किनारे बाइक लगाई गई और थोड़ा आगे आकर जो दुकान के पास, जहाँ पर आपको एक रेड टी शर्ट में एक शख्स बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, वहां पर लाकर उन्हें बिठाया जाता है। अब इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि ये जो महेश मीणा है, दरअसल ये बार बार अपना सर इधर उधर घुमा रहे हैं, इनको बेचैनी सी हो रही है, घबराहट हो रही है, इनका जो जी है वो मचला रहा है, और ऐसे में वो बार बार इधर उधर देखते हैं, नीचे बैठे रहते हैं,
मिट्टी में हाथ रखते हैं और कई बार ये कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बीवी कविता है वो भी पास आती है और अपने हस्बैंड की पीठ को सहलाने की कोशिश करती है। अब आप सोचिए, लड़की जो, ये जो औरत है, बाकायदा ढोंग कर रही है, बाकायदा ड्रामा करी, क्योंकि ये जानती है किस तरह से इसे परिवार को बेवकूफ़ बनाना है। इसके बाद जो बाकी के लोग, यानी इसका जो बॉयफ्रेंड और उसके जो दो दोस्त भी साथ में आए थे, वो भी महेश को घेर लेते हैं। आसपास के लोग खड़े होकर देखते हैं कि आखिर अचानक हुआ क्या। सबको बताया जाता है कि बीमार हैं, इनको कुछ अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई है। और इतने में 14 पुलिया, ये जो जयपुर का 14 पुलिया वाला इलाका है, वहां पर ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं। और इसी में 5:30 की बात थी, करीब करीब 10 मिनट बाद यहीं से कविता जो है महेश के भाई को कॉल करती है और कहती है कि देखो, मैं 14 पुलिया पर खड़ी हूँ, मैं किसी तरह से महेश को लेकर आई हूँ। वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं उन्हें कोशिश कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाएं, हो सके तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये बता देती है उसके भाई को, क्योंकि पहले ही पूरी प्लानिंग थी। अब इस सीसीटीवी में आप देखेंगे कि वो बार बार अपने हाथों में पानी ले रही है। उस पानी को लगातार वो अपने पति के चेहरे पर मार रही है, पिलाने की भी कोशिश कर रही है। हो सकता है इस पानी के अंदर ही कुछ ऐसा हो कि उसकी तबीयत और बिगड़ रही हो। अब बार बार पानी पिलाने के बाद, लगातार ये सारी चीज़ें करने के बाद, महेश को अगर आप नोटिस करेंगे तो उनकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है, लेकिन उनका जो शरीर है वो उनका साथ दे नहीं रहा। वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे, उनका बैलेंस नहीं बन रहा है। वो बार बार उनका मन कर रहा है कि वो लेट जाएं, और ऐसे में किसी का सहारा लेकर वो किसी तरह से खड़े हुए हैं। पत्नी उनके पास है और कभी थोड़ी देर के लिए पत्नी इधर जाती है तो 2 लोग भी उधर आते हैं, वो उन्हें सहलाने लगते हैं। पूरा का पूरा ढोंग, ये सारा चीज़ चलती है। और इसके बाद जो लड़के थे उन्हें वो यहाँ से भगाती है और तभी बाकी के लोग, यानी कि जो परिवार के लोग हैं, वो उसे बोलती कि मैंने अस्पताल लेकर जा रही हूँ, आप भी जल्दी पहुँचिए। अब इधर ये पत्नी अपने पति को अस्पताल लेकर पहुँचती है, उधर परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। लेकिन अस्पताल पहुँचने पर पता क्या चलता है, जो भी आपको मैंने पूरा सीसीटीवी दिखाया, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो कविता ने खुद बनाई थी। अस्पताल में क्या होता है कि कुछ देर तक तो महेश जो है वो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लाने में बहुत देर हो गई है, इनकी मौत हो गई है। अब ये कविता, ये जो पत्नी है, ये बाकायदा अस्पताल के अंदर रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, बार बार हर किसी के कंधे का सहारा लेती है। और ऐसे में परिवार को लगता है कि जो बहू है उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, उसके सिर से, आप यूँ समझिए उसका पति ने उसका साथ छोड़ दिया, उसका सुहाग उजड़ गया, और सब उसको सांत्वना देते हैं, कंसोल करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में परिवार वाले उस वक्त मान लेते हैं कि हाँ, उनकी बेटी की मौत सामान्य है, कोई बीमारी हुई होगी और इस वजह से मौत हो गई। जो लाश है, उसको, डेड बॉडी, उसको घर लाया जाता है, उसके रिचुअल्स की तैयारी की जाती है। लेकिन इधर कहानी क्या होती है, अब ऐसे में जो पिता है उन्हें बार बार लगता है कि शायद उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। जो पिता है वो जब अपनी बहू का ये रवैया देखते हैं कि वो जितना रो रही है, लेकिन फिर आराम से नींद भी आ रही है, सब कुछ नॉर्मल कर रही है, यहाँ लोगों की नींदें उड़ी हुई है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बीमारी हो गई थी, क्या दिक्कत थी। बहू उस चीज़ पे भी कोई इनपुट नहीं दे रही, ना वो कुछ चीज़ें जानना चाहती है, ना समझना चाहती है। तो उन्हें शक होता है। तब वो अपने छोटे बेटे से बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि देखो, मुझे डाउट है कि शायद तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ उसके साथ लोगों ने गलत किया है, ये कोई सामान्य मौत नहीं है, हो चलो हम मिलकर इस बारे में पता करते हैं। और ऐसे में एक परिवार, एक पिता और एक बेटा एकजुट होते हैं और वो अपने बड़े बेटे के बारे में, यानी सारी चीज़ पता लगाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे के साथ आखिरकार हुआ क्या था। अब दूसरी तरफ की कहानी क्या चल रही थी, जो पिता है और जो बेटा है वो एक तरफ ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये लोग जानते थे कि कैसे भी करके हो ना हो, इस पूरे मामले में जो कविता है उसका हाथ ज़रूर होगा। जब वो इस तरह से ढोंग कर रही है, नींद भी सही आ रही है, तो कुछ ना कुछ उसने प्लानिंग ज़रूर की होगी। और इसीलिए जब सारे रिचुअल होते हैं, अस्थियां विसर्जित करने की बात आती है, तो इधर कविता जो है वो बार बार बोलती है कि नहीं, मेरे पति हैं, मैं उन्हें आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ सकती, मैं ही उनकी अस्थियां विसर्जित करने जाऊंगी। परिवार वाले मना करते हैं। तो ऐसे में जो कविता है बहुत ज़्यादा रोने का और इस तरह का ढोंग करती है। तो परिवार कहता है ठीक है, एक काम करो, तुम जाओगे जरूर, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं भेजा जाएगा, तुम्हारे साथ और भी कई सारे लोग जाएंगे। तो आप यूं समझिए, जो पिता थे और जो भाई था वो जानते थे कविता ने कुछ ना कुछ किया है और वहां से वो भाग सकती है, इसीलिए घर के तमाम लोगों को उसके साथ भेजा गया था ताकि वो वहां से भाग ना पाए। उसकी लगातार पहरेदारी की जा रही थी। और दूसरी तरफ भाई क्या कर रहा था, तो भाई सबसे पहले पहुंचता है 14 पुलिया, जहां का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है। वहां जाकर लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि 5 तारीख को ऐसा ऐसा एक वाकया हुआ था, क्या आपने कुछ देखा, क्या आप कुछ जानते हैं, ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। तो उसे क्या चीज़ दिखती है, उसे दिखता है कि वहाँ पर कई सारे कैमरे लगे हैं और वो किसी तरह से उन कैमरों की फुटेज को जुगाड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भाई को फुटेज दिखता है तो वो फुटेज में देखता है कि जो उसकी भाभी हैं वो किसी एक आदमी के साथ आई हैं,
बाकी के जो दो और मर्द थे वो उसके भाई को लेकर आए हैं। यहाँ पर इसका माथा ठनकता है, क्योंकि जो बिस्तर का फुटेज दीपक ने आपको दिखाया था, जहाँ पर परिवार वाले उससे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई की मौत कैसे हुई थी, महेश के साथ क्या हुआ था, तो वहाँ पर गोल गोल बातें घुमाती है, हंसती है और कहती है कि मैं बाइक चलाकर लेकर आई थी, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन जब फुटेज में दिखता है तो दिखता है कि 3 आदमियों के साथ वो अपने पति को वहाँ लेकर आई थी, कुछ पिला भी रही थी लगातार। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो भाई है वो अपनी भाभी को कन्फ्रंट करता है, वो बोलता है कि मैं आपको आपकी हर एक चीज़ जान चुका हूँ, मुझे आपका सच जानना है, बताइए आपने उनके साथ क्या किया था। इस पर भी वो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है तब जाकर पूरी कहानी सामने आती है। आप एक बार सुनिए किस तरह से भाई ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और कैसे अपनी भाभी का जुर्म जो है वो उसने साबित किया। सर जब हमारे को पता जब चला, जब वो मतलब हमारे को मतलब हमारी मेरी सिस्टर को ऐसे बताया उसने कि मैं इसको बांध कर लेके आई हूँ 200 फीट से। उसके बाद में हमने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, हमने पोस्टमार्टम के लिए मैं इसको दे दिया। मैं इसको पोस्टमार्टम के लिए देने के बाद में जब हम उसको तीसरे के दिन गंगा जी भेज दी, गंगा जी भेजने के बाद में चौथे दिन मैं गया वहां पे 14 नंबर जहाँ पे ये हादसा हुआ था। मैंने वहां की फुटेज खंगाली, वहां पे फुटेज में मेरे को ये 3 लड़के और दिखाई दिए। फिर उनके मेरे रिश्तेदारों के पास पता किया मैंने, तो उन लड़कों ने बताया कि ये गणेश है, इसका नाम अजय मीणा है, इसका नाम गोलू प्रजापत है। ठीक है। और उन्हीं के रिश्तेदारों के थ्रू मेरे को पता लगा है कि गणेश से 9 साल से इसका अफेयर था। तो और उसके बाद में मैं यहाँ पे सभी घर वालों को आके बता दिया। बताने के बाद में घर वालों ने 9 तारीख को थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद में उस लड़की की रिएक्शन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मतलब मुस्कुरा रही थी, उसके मुंह पे कुछ भी नहीं था, वो भगने की कोशिश की थी। लेकिन लड़कों हमारे सब पूरी रात जगे, सारे घर वाले पूरी रात जगे 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक। तो उसका ध्यान ही रख रहे थे, उसको भगने ही नहीं दे रहे थे, सब उसके साथ ही थे। वो जब उसके पिताजी ने उससे पूछताछ की तब क्या बोला उसने? उसके पिताजी ने जब पूछताछ की उस टाइम तो उसने मना ही किया था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने फुटेज दिखाई ना उसके बाद में उसने बोलना चालू किया था। आपने उनको फोटोज दिखा दिया? हाँ, मैंने फोटोज दिखा दी कि आपने क्या, आप बोल रहे हो कि आप अकेले बांध के लेके आई हो, तो आप इसमें देखो इसमें कौन कौन आया है साथ में। तो फिर क्या बोला? फिर उसने बता दिया पूरी बात हमारे को कि गणेश के साथ मिलकर उसने किया है। पूरा बात उसने बता दिया। उसने बस्सी में पंडित जी कचोरी वाला है, वहां से गणेश ने स्टोल भी खरीदा है, मतलब मुंह लपेटने के लिए, ब्लैक कलर का जो इसमें वीडियो में पहन रखा है। वो मारा कैसे? मारा जेड दे के मारा है ना, बता रही है ना वो खुद। अच्छा, खुद बोल रही है? हाँ, खुद बोल रही थी। कब शादी हुई थी? 12 नवंबर 2024। 2024 को। ये उस डॉक्टर के पास बार बार क्यों जाते हैं? सर वो डॉक्टर के पास कोई बच्चादानी में सूजन बता के जाती थी, वह बच्चादानी में मेरे सूजन है इसलिए जाती थी। अच्छा। लेकिन उस डॉक्टर के पास नहीं गई थी 5 तारीख को, ये सीधे अपने ससुराल गई थी, ससुराल से नई के नाथ मंदिर गई थी, मतलब अपने पेयर गई थी, फिर पेयर से सीधे नई के नाथ मंदिर गई थी। पुलिस की कार्रवाई कैसी लग रही है? संतुष्ट है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ अभी तक पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि मेरे को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं मिला है अभी तक। अब आपने सुना कि किस तरीके से भाई ने इन्वेस्टिगेट करते हुए खुद अपनी भाभी को एक तरीके से इस तरीके से चुंगल में फंसाया कि भाभी के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। और उसकी बाद ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये जो बैकग्राउंड में जो मेरे वीडियो चल रहा है यहाँ पर ये जो भाभी है ये उन्हीं लड़कों को कॉल कर कर कहती है, जो मैं आपको बताऊँ ये राजस्थानी में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें ये जो बहू है वो क्या कह रही है, कितना छुपोगे पकड़े तो वो भी जाएगा। मतलब ये अपने प्रेमी के दोस्त से कह रही है कि उसे बोलो कि वो सरेंडर कर दे, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तुम्हें भी अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए और उस मेरे प्रेमी को भी बता देना कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। और ये जो वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा था कोई प्रेशर नहीं था, बहू को पता लगा था कि उसकी वो पकड़ी गई है। और इसके बाद जो शुरुआत मैंने आपको वीडियो दिखाया वहां पर भी वो बार बार ये कह रही है कि मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। घर वाले कौन? ससुराल वाले नहीं, वो अपने मायके वालों से डर रही है कि कहीं अगर उसके पापा मम्मी को पता लग गया कि उसने एक जान ले ली है, मर्डर कर दिया है, वो कहीं की नहीं रहेगी। उसे खौफ खाकी वर्दी वालों का नहीं था, उसे खौफ ससुराल वालों का नहीं था, उसे खौफ उस घर के भाई का नहीं था, उसके पिता का नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ ये था कि घर पर उसके परिवार वाले उसे मार डालेंगे। अब यहां से कहानी में जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि कौन है, कहां से इनका रिलेशन शुरू हुआ, तो 2024 में
शादी हो जाती है इनकी। लेकिन कविता और गणेश का जो रिलेशन था पिछले 9-10 साल से बदस्तूर चलता ही जा रहा था। बावजूद उसकी जब उसकी शादी होती है तो वो फैसला करती है कि मैं पति के साथ तो रहूंगी, लेकिन मैं अपना जो पास्ट रिलेशन है उसे नहीं छोड़ सकती हूं। अब ये बार बार मशक्कत करती है कि किसी तरीके से झगड़ा होकर या तलाक होकर वो अलग हो जाए, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और इसी वजह से जब घर पर कलेश होना शुरू हुआ तो उसने एक बहाना सोचा। बहाना क्या सोचा कि उसने बोला कि मेरे बच्चेदानी में सूजन आ चुका है, मुझे ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, मुझे दवाई लेने की जरूरत है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में वो कई बार अपने घर से बाहर निकलती, घूमने का घूमना हो जाता। सूजन जैसी कोई चीज थी नहीं, घूमने के बहाने वो अपने एक प्रेमी से मिल भी लेती। और इसी वजह से जब पति को शक हुआ तो पति ने कहा कि मैं आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब इसने फोन कर कर अपने ससुराल वाले से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं, 5 बजे का वक्त था। 6 बजते बजते फोन आ जाता और कहा जाता है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब परिवार वाले छानबीन करते तो वो तो डॉक्टर के पास गई नहीं थी, वो अपने मायके चली जाती है। और मायके में भी अपने घर पर नहीं जाती, वो चुपचाप अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। और इसी वजह से जब पति को सारी चीजें मिलती हैं कि उसे पता लगता है कि ये तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तो बॉयफ्रेंड और उसके दो दोस्त थे साथ में आते हैं। चुपचाप ये इसे जहर पहले ही दे चुकी थी, जहर धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। और उसके बाद कि अरे मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, तो उसका एक तरीके से केयर करने का ये जो वीडियो आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को उठाकर जब बहू को दिखाया गया, पूछा गया कि क्या कर रही थी तुम यहां पर, क्या था ये सारी चीजें। तुमने कहा कि पति तुम्हारे साथ सिर्फ अकेला था, यहां पे 3 और मर्द दिखाई दे रहे हैं और उसमें से वो शख्स वो है जिसके बारे में पता लगा है कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशन था, तुम उससे प्यार करती थी। तो वो वहां पर अचानक से कैसे पहुंच गया। अब बीवी ये प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, उसने आनाकानी किया कि नहीं नहीं इस वीडियो में तो मैं हुई नहीं। जब परिवार वालों ने जोर देके कहा कि ये हमारा बेटा है और ये जो औरत है कोई और नहीं, मुंह पे दुपट्टा बांध लेने से तुम्हारा जो एक तरीके से चाल चलन है वो नहीं बदल जाएगा, वो हमें समझ में आ रहा तुम ही हो। पुलिस क्या डराती धमकाती, ससुराल वालों ने जब उसे कन्फ्रंट किया, बहू ने कबूल कर लिया कि मैंने ही मारा है, मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। उसकी बॉडी ना मिले इसलिए हमने चुपचाप उसकी अस्थियां हरिद्वार जाकर बहा दी हैं ताकि कोई सबूत ही ना रहे। जब ये सारी चीजें होती हैं तो परिवार वालों का दिमाग ठनकता है कि अरे हम किस बहू को किस मुहूर्त में अपने घर पर लेके आए जिसने हमारे घर का ही चिराग बुझा दिया। और ये इसलिए खतरनाक हो जाता है कि जब जब ऐसी वारदातें होती हैं तो हर किसी को लगता है, हर क्रिमिनल को लगता है कि उसने एक परफेक्ट मर्डर क्राइम किया है जहां पर उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। अब यहां पर भी सब कुछ था, सबको लगा कि नॉर्मल डेथ है, हार्ट अटैक आया होगा। पुलिस ने भी एक तरीके से जांच तब की जब परिवार वालों ने शक जताया, शक के बाद सबूत इकट्ठा कर कर सामने रख दिया कि माए बाप आप देखो, ये रहा सबूत, ये रहा वीडियो कैमरे पे उसका कबूलनामा, ये रहा सीसीटीवी फुटेज, जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमने कर कर दिखाया, अब इसे आप जेल के अंदर डालिए। तब जाकर पुलिस हरकत में आती है और ये सलाखों के पीछे पहुंचती है और पता लगता है कि बहू जो महज 25-26 साल की एक महिला है, उसका दिमाग किस कदर काम करता है कि वो मर्डर करने के लिए किस तौर पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर पति को मारकर और अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की एक नाकाम कोशिश करती है। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।